अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। आज 8 फरवरी है, वही दिन जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल ये दावा करती रही कि मुल्क भर में बड़ा अवामी एहतजाज होगा, ताकत का ऐसा मुजाहरा होगा जो सियासत का रुख बदल देगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस दिन को एक बड़े सियासी एहतजाज और अवामी ताकत के मुजाहरे के तौर पर पेश किया था, उसकी अमली शक्ल मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शटर डाउन और मशल बरदार रैलियों की सूरत में सामने आई। और यह शटर डाउन भी इतवार के रोज़ हुआ कि जब कारोबारी सरगर्मियां पहले ही महदूद होती हैं। लेकिन इस सब के बावजूद अपोजिशन जमातों की कॉल पर तमाम दुकानें बंद नहीं हुई। कई मकामात पर बाजार जुज़वी तौर पर खुले रहे और मामूलाते ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल नहीं हुए। एहतजाज अपनी नौइयत के एतबार से पुरअमन रहा, मगर जिस बड़े अवामी दबाव का तासुर दिया जा रहा था वो हर जगह नजर नहीं आया। अब पीटीआई इस एहतजाज को अवामी आवाज़ करार दे रही है, जबकि हुकूमती वज़रा इसे पीटीआई समेत अपोजिशन जमातों की बड़ी नाकामी करार दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, पहली दफ़ा देखा है कि पहिया जाम ही जाम हो गया है। लोगों ने नफरत, इंतशार और तकसीम की सियासत को रद्द कर दिया है। अवाम एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके हैं और तहरीक इंसाफ की कॉल को बुरी तरह से मुस्तरद कर दिया है। अब सवाल यह है नाजरीन कि क्या वाकई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद अपोजिशन जमातें पार शो करने हो चुकी हैं? एतवार का रोज़ होने के बावजूद मुकम्मल शटर डाउन क्यों मुमकिन नहीं हो पाया और 8 फरवरी का दिन भी बिना किसी बड़ी तहरीक के आगाज़ के गुजर चुका? अब अपोजिशन का लाया अमल क्या होगा, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर उमर साहब। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर उमर साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो सर, आज लग रहा था कि 8 फरवरी जिसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अपोजिशन लीडर महमूद खान अजगज़ई साहब, फिर उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब की शमूलियत को बहुत बड़ा एक एहतजाज का रंग होगा, लेकिन वो ना हुआ। क्या वजह इसकी लग रही सर? आई थिंक शुरू से ये पता था पार्शली सक्सेसफुल होगा, बिकॉज आप पूरे पाकिस्तान को तो आप बंद भी नहीं करा सकते हैं। जो जिस किस्म का माहौल है पाकिस्तान में, पकड़ पकड़, डराना धमकाना और ये तमाम चीज़ों पे, इट इज़ इम्पॉसिबल टू रीच आउट। आप वहाँ दुकानदार जितने भी होते हैं उनकी एसोसिएशन के पास जाते हैं तो उनके पास ऊपर से दबाव आ जाता है कि जी आपने दुकानें खोलनी है, अगर किसी ने बंद की तो उसके खिलाफ एक्शन होगा एंड सो ऑन। तो वो तमाम चीज़ें अगर आप और ट्रांसपोर्टर्स को इसी तरह से अगर आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में क्या माहौल है कि अगर किसी ने भी अगर साथ देने का कोशिश भी की तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल है। तो उस को देखते हुए हमें पता था कि इट विल बी पार्शली सक्सेसफुल। बहुत से शहर ऐसे हैं जो इंटीरियर पंजाब में हैं, मियाँ वाली है, साउथ ऑफ पंजाब में बहुत से शहर हैं, मंडी बाउतीन है, मुल्तान है, बहुत से शहर ऐसे हैं, छोटे कस्बे हैं। इंटीरियर सिंध में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई है, बलूचिस्तान में सक्सेसफुल हुई है। सो यस, पार्शली सक्सेसफुल हुई है। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो आई वुड हैव लाइक टू सी के बेटर रिजल्ट्स, बट कंसिडरिंग एवरीथिंग ठीक है। एहतजाज तो करना था, ब्लैक डे तो मनाना था, फरवरी 8 2024 को नहीं भूला जा सकता। तो वो तमाम चीज़ें तो हैं। अब वो आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं कंसिडरिंग पूरा एनवायरनमेंट। जिस दिन ऐलान किया था उसी दिन 180 कराची में फॉर एग्जांपल एमपीओ के तहत वर्कर्स को और लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया था कराची में पीटीआई के। इसी तरह से हैदराबाद में, इसी तरह से दूसरे शहरों में। तो ज़ुबैर साहब, मैं आज इस्लामाबाद से कुछ ही देर पहले लाहौर पहुंचा हूं और लाहौर में आके देखा पूरा लाहौर तो बसंत मनाने पे लगा है। एहतजाज के हवाले से कुछ चीज़ इधर नज़र नहीं आई। आप कराची में मौजूद हैं, पहले मैं कराची से इस्लामाबाद निकला, वहाँ भी मैंने वो देखा कि एहतजाज के हवाले से हमने अपने दोस्तों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से पूछा। उन्होंने कहा यहाँ शायद हम कोशिश करेंगे, आप बेहतर जानते हैं कि जो शहर हमारा कराची बंद होता है, जिन दिनों में वो बंद आज भी रहा एतवार के रोज़, बाकी उस तरह से नहीं हुआ। ये जो बड़े शहर हैं ख़ास तौर पे, वहाँ मूवमेंट आप समझते हैं निस्बतन कमज़ोर रही है, उसमें वहाँ की क़यादत की वजह से है, या जो मूव बनाने चाह रहे थे वो इमरान खान की सेहत की वजह से सारा फोकस उधर रहा? नहीं, सेहत की तरफ फोकस नहीं रहा। वहाँ तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, सेहत भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये मूवमेंट भी। लेकिन जो मेन जो ज़ाहिर है एडमिनिस्ट्रेशन है और स्टाफ जो हुकूमत वक्त है, रजीम है,
उनका जो मेन फोकस रहा है कि बड़े शहरों में कुछ ना होने दिया जाए, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह में। और वो भी जो इलाके जो ज़्यादा जिसमें आप जिनसे बात करते हैं, लेकिन कराची 3 करोड़ का शहर है, तो औरंगी में क्या हुआ, कुरंगी में क्या हुआ, जी। शेर शाह में क्या हुआ, बल्दिया में क्या हुआ, वो जाहिर है इतना कवर नहीं होता। तो बिल्कुल वो लाहौर में बसंत का भी एक बसंत एक ऐसी नॉन पॉलिटिकल इवेंट है जिसको बहुत से जी हाँ। लोगों का इतराज कुछ और हो सकता है कि जी नेशनल ट्रेजेडी जो इस्लामाबाद में हुई थी उसके बाद कितनी हद तक मनाना चाहिए था, नहीं मनाना चाहिए था। लेकिन जाहिर सी बात है बसंत इज अ फेस्टिवल, और उसमें पूरे पाकिस्तान से इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स लोग आए हुए हैं। तो उस हवाले से इट वाज ऑलवेज गोइंग टू ओवरटेक इट। बट इससे इससे कोई चीज मतलब डेफिनेटली जाहिर है हुकूमत अपना क्लेम करेगी कि जी वो सक्सेसफुल रहे हैं टू इंश्योर कि जी, लेकिन उनकी सक्सेस में पीछे जिस किस्म का दबाव, डराना धमकाना रहा है। द मोमेंट मैं एक एग्जांपल आपको हमेशा देता हूँ सब लोगों को, दो एग्जांपल्स कि अप्रैल 1979 में जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी तो पूरे पाकिस्तान से 2000 लोग नहीं निकले थे। उसके बावजूद सही। इसी तरह के पीपल्स पार्टी की डेथ हुई है और उसके 2 महीने के बाद बेनजीर प्राइम मिनिस्टर बन चुकी थी। वो जो माहौल होता है ना, वो जैसे ही बैठता है फिर आपको सही पता चलता है कि हकीकत क्या है। सही। अच्छा जुबैर साहब, एक चीज जो इस वक्त इंपॉर्टेंट है, महमूद खान अचकजई साहब अपोजिशन लीडर बन गए हैं, वजीर आजम से मुलाकात भी उनके मुतवक्का है। उसके बाद पीटीआई के लिए और ख़ास तौर पर चेयरमैन पीटीआई के लिए, मतलब बानी पीटीआई के लिए कोई रास्ता इमरान के लिए निकलता नज़र आ रहा है? वो जो कह रहे हैं जो सख्ती है उसमें कोई बर्फ़ की पिघल नज़र आएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगी मेरे ख्याल है। वो तो चाहे वो महमूद अचकजई अच्छा। साहब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के चेयरमैन हों या पीटीआई खुद से कोशिश करे, वो डायनेमिक्स बिल्कुल डिफरेंट है। मैं तो आज की बात नहीं, पिछले 2 ढाई साल से हमेशा से मेरा मौक़िफ़ ये रहा है कि जाहिर सी बात है इस वक्त जो हुकूमत बैठी हुई है वो इस वजह से बैठी हुई है कि इमरान खान अंदर बंद है और पीटीआई पर बुरे तरीके का क्रैकडाउन है। इसी वजह से हुकूमत अपना टाइम पास कर रही है। और वो क्यों ऐसे माहौल में कोई बर्फ पिघलने देगी कि जिससे माहौल थोड़ा सा ठंडा हो और जो पीटीआई की तरफ से या ऑपोजिशन की तरफ से वो प्रेशर बिल्टअप हो। तो वो सख्ती उसी लेवल की होगी जिस लेवल की एक जिस तरह ज़ियाउल हक के ज़माने में या मुशर्रफ के फर्स्ट 3 इयर्स में सख्ती थी, वो नहीं पिघलेगी। वो देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। जुबैर साहब, तो फिर महमूद खान अचकजई साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी सपोर्ट करके कि आप अपोजिशन लीडर हों, आप आगे हों, महमूद खान साहब का तो फ़ायदा हो कि वो अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली हैं। पीटीआई का तो फिर नुकसान दर नुकसान के उनके पास ना अपोजिशन लीडरशिप रही है, ना वो अपने बानी के लिए कुछ कर पाएंगे। देखिए ना, एक तो ये हकीकत है ना, बड़ा मुश्किल होता है अगर आप कोई भी पाकिस्तान का पीरियड ले मिलिट्री रूल का। तो आप इमेजिन करें ना, 77 में जब पीपल्स पार्टी को निकाला था तो उसके 1 2 3 4 साल के बाद, 5 साल के बाद क्या पोजीशन थी? पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप जो थी, गुलाम मुस्तफा जतोई, खर साहब, मुमताज भुट्टो, वो सारे फारिग हो गए थे, पार्टी छोड़ के या तो दूसरी पार्टियों में चले गए थे या घर बैठ गए थे। वो क्रैकडाउन कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो बिल्कुल जिस तरह फवाद चौधरी एक चीज बिल्कुल सही कहते हैं कि सियासतदान कोई बंदूकें लेके पहाड़ों पर तो नहीं जा सकते लड़ने के लिए। आई मीन हम तो अपने लॉजिक से, अपनी डिबेट से, मीडिया के थ्रू, अखबारात के थ्रू, जलसे जुलूस के थ्रू, रैलीज के थ्रू अपनी बात पहुंचा सकते हैं इस मुश्किल माहौल में। इसी तरह से पीएमएलएन को आप 99 में वापस जाके देखें तो 1 साल के बाद पीएमएल क्यों बन गई थी? 80% जो नून लीग के टॉप लीडरशिप थी वो क्यों लीग में चले गए थे? इस वजह से नहीं गए थे कि उन्होंने एकदम से सोचा कि नवाज शरीफ बड़ा खराब आदमी है, बट इस वजह से कि उनको करनी थी, उनको जी। मजबूरी थी, नून लीग की सियासत कर नहीं सकते थे। तो आज भी बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि क्रैकडाउन के हवाले से तो ये उससे मेरा ख्याल 50 गुना ज्यादा है जितना अपना 99 के मार्शल लॉ के बाद हुआ होगा। तो इट्स नॉट एन इजी थिंग, ये कहने की बात होती है। लेकिन राइट को राइट ही कहना चाहिए, रॉन्ग को रॉन्ग ही कहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। ऑब्वियसली मसला सिर्फ जुबैर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सर अपने गोल के हवाले से डायरेक्शन ठीक है आप समझते हैं?
लेकिन उसमें बहुत सी कोताहियां हैं, बहुत सी लीडरशिप के भी, डिसीजन मेकिंग के भी इश्यूज हैं। टाइम पर बहुत सी चीजें नहीं करनी चाहिए थी, इतनी शिद्दत नहीं इख्तियार करनी चाहिए थी। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जितनी की गई, ऑल वाज नॉट लॉस्ट कि भाई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया था। तो इलेक्शंस वर राउंड द कॉर्नर, साल सवा साल आप इलेक्शन प्रेशर रखते हैं हुकूमत पर, इलेक्शन का इंतजार करते हैं। और बहुत से दूसरे फैसले भी हैं, लेकिन प्लीज ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वो पार्टी, अब खुद अंदाजा लगाए ना कि इस वक्त बैरिस्टर गौहर जो है वो चेयरमैन है, ये आज से चंद साल पहले पीटीआई में थे ही नहीं। इसी तरह से सलमान अकर राजा जनरल सेक्रेटरी हैं, वो पार्टी में थे ही नहीं क्योंकि बचे ही नहीं है लीडरशिप में से। बिल्कुल। बहुत से लीडर्स तो अंदर बंद हैं, और बहुत से लीडर्स जो थे जिनको घर बिठा दिया गया, पॉलिटिक्स छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। तो ऐसे उसमें पार्टी को आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उनके फैसला साथी, बहुत से ऐसे हैं जिनको 10-10 साल कन्विक्शन हो गई है, जिस तरह उमर अयूब वगैरह हैं, शिबली फराज वगैरह हैं, आलिया हमजा हैं, दूसरे लोग हैं। तो इट्स नॉट एन इजी थिंग कि जी उसको फिर भी थोड़ा बहुत चलाना, जो चल रही है वो भी बहुत बड़ी बात है। सही। तो अब ये देखते हैं कि अगले आने वाले वक्त के लिए क्या मामलात बनते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज के एहतजाज की कॉल और अपोजिशन जमातें जो दीगर उनके साथ मौजूद थीं, बज़ाहिर लग रहा है कि वो एहतजाज जिसका इंतज़ार किया जा रहा था वो ये एहतजाज हरगिज़ नहीं था, जो बड़े शहरों में कम से कम नजर नहीं आया। वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों के मामले पर एक ऐसा फैसला किया है कि जिसने पॉलिसी की तरजीहात पर कई सवालात उठा दिए हैं। हुकूमत की जानिब से मुल्क भर के 2 करोड़ 85 लाख से जायद घरेलू बिजली सारफीन पर 200 से 675 रुपए तक माहाना फिक्स चार्जेस आयद करने की तजवीज़ दी गई है। मुजवज़ा पॉलिसी के तहत लाइफलाइन सारफीन के सिवा तकरीबन तमाम घरेलू सारफीन फिक्स चार्जेस की जद में आ जाएंगे, जिसके जरिए तकरीबन 125 अरब रुपए इकट्ठे किए जाएंगे। पावर डिवीजन के मुताबिक ये रकम सनती सारफीन को फी यूनिट 4 रुपए 4 पैसे का रिलीफ फराहम करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। सनतकारों को दिए गए रिलीफ का बोझ आवाम पर डालने के लिए नजरसानी शुदा टैरिफ शेड्यूल नेप्रा में जमा करा दिया गया, जिस पर फौरी समात रख दी गई है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक यह समात महज एक रस्मी कार्रवाई है, क्योंकि वफाकी काबीना इस फैसले के पहले ही मंजूरी दे चुकी है। हुकूमत का मौक़िफ़ है इस सिलसिले से सनती सारफीन पर मौजूद क्रॉस सब्सिडी खत्म की जाएगी और IMF से किए गए वादों के तहत बजट आदाब भी मुतासिर नहीं होंगे। लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ आम सारिफ से इजाफी वसूली और दूसरी जानिब सनत को अरबों का रिलीफ, क्या ये बोझ की मुनसिफाना तकसीम है? और क्या महंगाई के इस दौर में कम आमदन वाले सारफीन मजीद दबाव बर्दाश्त कर सकेंगे? इन्हीं अहम सवालात और इस फैसले के मुमकिन असरात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुआशियात डॉक्टर खाकान नजीब साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, एक तरफ हमें पिछले वीक में लग रहा था कि ये बड़ा ज़बरदस्त एक फ़ैसला आ गया कि सनती सारफीन के लिए बिजली के नर्ख कम हो गए, लेकिन आज फैसला बदला है कि नई एक असम्बली चली गई है नेप्रा में और वो सारा बोझ दीगर जो सारफीन है उन पर आ जाएगा। तो यहाँ से उठा के वहाँ रखने को हम ये कहेंगे कि हुकूमत की ये माशी पॉलिसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एनर्जी सेक्टर के बारे में हमेशा ये कहा है कि इसमें जितने मर्जी आप बैंडेड्स लगा लें ये नहीं ठीक होगा। जनरल मुशर्रफ जब अपनी हुकूमत छोड़ के गए थे तो 100 अरब रुपए का सर्कुलर डेट था, फिर वो 500 हुआ, फिर 1000 हुआ, फिर एक पेमेंट हुई 500 पे 480 अरब की, वो सिफर के करीब आ गया, फिर दोबारा बढ़ना शुरू हो गया, वो फिर 1800 2000 के करीब गया, फिर एक फाइनेंसिंग की गई अभी 1200 अरब की, अब कोई 1800 अरब रुपए के करीब पावर सेक्टर का है और गैस सेक्टर का 3300 अरब है। उसमें से 1700 अरब पेबल्स या सर्कुलर डेट कह लें, 1700 अरब के करीब ही और एक लेट पेमेंट सरचार्ज है। इनएफिशिएंसीज इसलिए हैं कि स्टेट रन भी करती है, रेगुलेट भी करती है, ऑपरेट भी करती है, बिजली घर बनाती भी है, चलाती भी है, लगाती भी है, NTDC बिजली कैरी भी करती है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी स्टेट के पास हैं, सुई कंपनीज भी स्टेट के पास हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी स्टेट बनाती है, पॉलिसी साजी भी स्टेट करती है। दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज। जितने मर्जी बैंडेड्स लगा लें,
₹4.04 जो है जब ये हुआ तो आई वॉज नॉट क्लियर कि ये कहाँ से लेने हैं, क्योंकि अगर 125 अरब सब्सिडी की मद में आने होते तो फंड के साथ आईएमएफ के साथ एंगेज करना पड़ता। आपने जैसे कहा ये सही। बिजली पे एक फिक्स टैक्स उनको छोड़कर लगाया गया है और कहा यह गया है कि इसकी जो क्रॉस सब्सिडी थी, ये काफी हद तक बात दुरुस्त भी है कि पहले एक क्रॉस सब्सिडी थी कि ये नहीं कि इंडस्ट्रियल रेट ज्यादा था और जो अपर या ज्यादा कंज्यूम करते हैं ऑन दी डोमेस्टिक साइड, वहां पे बोझ जो है वो कम था, तो उसको वहां ले जाया गया है। मैं आज भी गुजारिश करूंगा कि जब तक 3-4 चीजें नहीं करेंगे पूरा टैरिफ स्ट्रक्चर ठीक होने वाला है। आज भी वो टैरिफ स्ट्रक्चर है जो बिजली की खपत ज्यादा होती है। आप खुद सोचें कि डिमांड है इस वक्त मुल्क में 14,000 मेगावाट, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं पाकिस्तान में 41,000 मेगावाट बिजली लगी हुई है, जिसकी कैपेसिटी पेमेंट 1800 अरब रुपया है जो करनी पड़ रही है। चंद साल पहले ये 300 अरब रुपए थी। सो आप बिजली ज्यादा बेचना चाहते हैं पर मैं तो आपको ज्यादा चार्ज करूंगा अगर आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। सो पूरा टैरिफ स्ट्रक्चर, फिक्स्ड कॉस्ट 1800 को कैसे हैंडल करना है, मार्जिनल कॉस्ट क्या चीज है, तो आती है जब हम फ्यूल डालते हैं, कोल डालते हैं, एलएनजी डालते हैं, फॉसिल फ्यूल डालते हैं, जो भी चीज डालते हैं, इसको ठीक करना है। दूसरा, सारे ऑपरेशंस प्राइवेटाइज होने हैं, डिस्कोस, जेनकोस सारे स्टेट तहवील से निकल, सुई कंपनी स्टेट तहवील से निकलते हैं। और तीसरी बात है वेरी वेरी क्लियर, पॉलिसी साजी ले लें आप। जो पावर पॉलिसी आई थी जिसने आईपीपीज लगाए, या आज की सोलर पॉलिसी जिसमें ये 6-8 हजार मेगावाट सोलर लग गया है, हर पॉलिसी साजी में इतने सुखम है, 17% पे डॉलर रेट पे गारंटी कर रहे थे। तो मसला क्या है? मसला यह है कि आप एक एनर्जी मिनिस्ट्री ही नहीं बनने देती जो कि ह्यूमन रिसोर्स हो, वहां पे वो खवातीन हजरात जिन्होंने पीएचडी की हो, किसमें, पावर में, जिन्होंने एनर्जी सेक्टर। डॉक्टर साहब मसला जो आप बात कर रहे हैं, ये सारे बुनियादी से पॉइंट्स हैं जो आप जैसे लोग इतने साल से ये बात कर रहे हैं। वजह क्या है कि हुकूमत एक तरफ, अभी आपने जो जिक्र किया, आईपीपीज एक बड़ी तवील मामला है, टैरिफ के मसाइल जो हैं वो मुसलसल हम ये देख रहे हैं। अभी हालिया जो सोलर की पॉलिसीज़ हैं, पहले रिलीफ दिया गया, सोलर पूरा इंपोर्ट हो रहा है, और उसके बाद अब सोलर के सारफीन, सादा लफ्ज़ों में मैं उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा था कि 11 रुपए में कोई सोलर की बिजली बना रहा है, गवर्नमेंट को बेच के फिर गवर्नमेंट से वो 36 में लेगा। अब जब जिसने सोलर भी लगवा लिया, जब हुकूमत ने खुद कहा, और अब उसी सोलर में उसके लिए मसाइल आगे आने वाली पॉलिसी में तब्दील हो गए। तो ये जो पॉलिसी साजी हो रही है, ये कि एडहॉक हो रही है, जुम्मे के लिए आज कर लेते हैं, इतवार को ये बना लेते हैं, इसकी क्या वजह है? हुकूमत इस तरह क्यों प्लान कर रही है? बड़ी सादा सी वजह है इसकी, और मैंने हमेशा इसको एक्सप्लेन करने का, जैसे 100 अरब का सर्कुलर डेट 1800 का हो गया। हर तकरीबन किस्म की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, उससे पहले जन मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी, ये सब कुछ हमने देख लिया ना, नहीं संभला। बल्कि जब मैं हुकूमत छोड़ रहा था 2021 में, तो जो सर्कुलर गैस का था वो तकरीबन नॉन एग्जिस्टेंट था, हमने रिंग फेंस किया हुआ था। आज वो 3300 अरब का है। तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड ना कि वेयर इज द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज वेरी क्लियर। आप सरकार से पहले तो सब कुछ निकालेंगे, जैसे बैंकों को हमने निकाला। दूसरी बात यह कि पॉलिसी साजी करने के लिए रेगुलेटर बनाएंगे। मैं बहुत एतमाद से ये बात कहता हूँ, पाकिस्तान में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो एनर्जी रेगुलेशन को समझता हो कि वो नेपरा ओगरा को कंबाइन करके, ये भी समझिए, हमने नेपरा ओगरा को अलहदा रखा हुआ है, तो गैस पेट्रोलियम एक अलहदा चीज चल रही है, और पानी एक अलहदा चल रहा है, और बिजली एक अलहदा चल रही है। यू नीड अ यूनिफाइड रेगुलेटर। ऑस्ट्रेलिया रेगुलेटर था, वो इस सब चीज को रेगुलेट करता था। आपके पास ह्यूमन रिसोर्स पाकिस्तान में एनर्जी रेगुलेशन की मौजूद नहीं है। दैट्स द ओनली प्रॉब्लम दैट इज हैम्परिंग मार्केट मेकिंग या टैरिफ इंप्रूवमेंट। ये दो ही चीजें, कंपेटिटिव मार्केट कैसे बनेगी, टैरिफ कैसे ठीक होगा, नहीं ठीक होता। आपने उसको रिटायर्ड या जैसे कहते हैं उन लोगों के रिटायरमेंट या सेटलमेंट का एरिया बना दिया है जिनकी ऑब्वियसली जो तशखीस करने की या उसको फ्रेमवर्क को ठीक करने की, टैरिफ को, मार्केट मेकिंग को, CTBCM एक चीज है जो कंपेटिटिव मार्केट बनाता है, वो सब उस तरह वो तशरीह नहीं कर पाते बिकॉज वो शायद उस सेक्टर में नहीं रहे। मैं खुद शायद एनर्जी रेगुलेशन नहीं कर सकता। दैट्स नॉट, आई एम अ मैक्रो इकोनॉमिस्ट, आई एम नॉट एनर्जी सेक्टर रेगुलेटर। एक बात, पॉलिसी साजी में आप ये मानने को तैयार ही नहीं हो रहे कि ये जो एरियाज हैं, इसको समझिए यार,
कहीं पे भी दुनिया में एनर्जी इज अ वेरी वेरी टेक्निकल एरिया। एनर्जी इकोनॉमिस्ट, एनर्जी साइंटिस्ट, एनर्जी बिल्कुल। फाइनेंशियल इसको देखने वाले ये टेक्निकल ही लोग हैं। सो यू वुड हैव टू ब्रिंग, आप जितना मर्जी इस एरिया को खींचते चले जाएं, जब तक ये दो चीजें अकम्पनीड बाय प्राइवेटाइजेशन। और प्राइवेटाइजेशन का दूसरा मतलब ये नहीं है कि आप कई बेची और फिर आप आज भी 125 अरब की उसको टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी दे रहे हैं यार। आई मीन ये कैसी प्राइवेटाइजेशन है? पूरा एनर्जी सेक्टर और फिर सुई कंपनीज, आज तक हम उनको एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न पे चला रहे हैं, कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो इस चीज को कर सकें। हम एलएनजी के कार्गोज हमें जो मंगवाए थे वो वापस करना पड़ते हैं, उनको हमें मार्केट में बेचना पड़ता है। डॉक्टर साहब, ये अब कैपेसिटी चार्जेस का मामला है, आईपीपीस क्या है, डॉक्टर साहब क्या इससे कोई जान छूटने का कोई रास्ता है? जो आप बात कर रहे हैं कि जो माहिर हैं लोग, इनके एक्सपर्ट्स हैं वो हों, लेकिन वो नहीं हैं। मतलब जो फैसले हैं वो हुकूमत में, ब्यूरोक्रेसी में सुर्ख फीतों की नज़र होके हो रहा है। अब इसका कोई हल है कि हम आईपीपीस को भी पालें, इतने बड़े मामला जो हम कैपेसिटी पेमेंट्स के दे रहे हैं वो देते रहें, और इस तरह घरेलू सार्फिन फिक्स चार्जेस लगाते रहें? भाई यही हल है या हल है कोई? तो एनर्जी कॉस्ट जो है वो एक इतना बड़ा डैम्पनर है हमारी मैन्युफैक्चरिंग पर, हमारी एग्रीकल्चर पर, और डोमेस्टिक चूँकि बहुत कॉस्ट ऑफ लिविंग इसमें चली जाती है, तो जो स्पेंडिंग मनी है वो ख़त्म हो जाती है, सेविंग मनी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो हम इसको जब तक दुरुस्त नहीं करेंगे, और इसकी दुरुस्तगी के लिए जैसे मैंने गुजारिश की कि हमें ज़रूर, आई थिंक इस वक्त सबको ये समझ तो आ गई है कि दिस इज़ द मिसिंग लिंक इन ब्रिंगिंग कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस डाउन। एनर्जी वैसे ही अगर स्टेबल और एफिशिएंट ना हो तो जो इस तरह की डाइंग आप चलाना चाहते हैं, जिस तरह की नेटवेयर आप चलाना चाहते हैं, या आप हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे? सो अगर ये अदराक हमें है तो मैं ज़रूर समझता हूँ कि हमारे बड़े समझदार लीडरशिप्स को और हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं उनको ज़रूर होगा कि ये काम जब तक सारे होंगे नहीं, इसी तरह जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, जिसका मतलब ये है कि एनर्जी ट्रांजिशन तो ज़रूर होनी है, फॉसिल फ्यूल से निकलना है, इन सब चीज़ों से ग्रीनर एनर्जी पे जाना है, पर वो कैसे होगा? अभी तो दासू खड़ा हुआ है आने को, दामिर बादशाह खड़ा हुआ है आने को, उनको अगर ऐड करेंगे और कॉस्ट बढ़ जाएगी। और 41,000 मेगावाट की कैपेसिटी जो कि यूज ही नहीं हो पा रही, क्यों? क्योंकि बिजली की खपत तो डिक्लाइन पे है ओवर द इयर्स। क्यों डिक्लाइन पे? 6-8 मेगावाट अगर मेरा अच्छा कस्टमर निकल जाएगा सोलर में तो ये कैसे चलेगा? बाकी जो आपकी कंपनीज हैं वो कैप्टिव या सोलर लगाकर वो भी उस तरफ चली जाएंगी, तो ये डिस्कोस खरीदने कौन आएगा? इनकी वक़्त क्या रह जाएगी? These are the hard decisions, these are the hard research papers that need to be written. मैं बैक ऑफ द एनवेलोप कैलकुलेशन करके तो आपके सामने बहुत सी चीजें रख रहा हूं। अब मतलब 30% अगर टैक्स होगा ऑन द इलेक्ट्रिसिटी बिल दैट यू एंड आई गेट, ये कैसे सिलसिला चलेगा यार? डायरेक्ट टैक्सेशन नहीं करेंगे, और अगर आप इस तरफ निकालेंगे नहीं टैक्सेस ये बिजली के सार्फिन से, तो ये कैसे सिलसिला चलेगा? आपके पास इतना बड़ा डेटाबेस है, निकालिए इन सब डेटाबेसेस को कि कहां कहां पे एनर्जी का कस्टमर है, उसका मेरा ख्याल है 3 करोड़ कस्टमर है शायद इस वक्त बिजली का, तो कहां पे लगा हुआ है मीटर। सो ये सारे काम करने वाले हैं, और इस वक्त टाइम एंड स्पेस बड़ी अच्छी है, एक मैक्रो स्टेबिलिटी है, एक फंड का प्रोग्राम है, एक एक्सटर्नल इकोनॉमिक डिप्लोमेसी अच्छी है। बट पाकिस्तान के हार्ड चॉइसेस तो ये हैं असल करने वाली। बिजली के निर्ख की तब्दीली तो इज हार्डली अ चॉइस। द चॉइस इज कि ये सारा जो एम्बियंस है एनर्जी सेक्टर का, 4 चीजों का, बिजली का, पेट्रोलियम का, गैस का और पानी का, इसको एक मॉलिक्यूल समझकर किस तरह हमें वो एम्बियंस बनाना है जो एक कंपेटिटिव एनर्जी मार्केट क्रिएट करे, B2B ट्रांजैक्शन हो रही हो, B2B बिजली बिक रही हो, और स्टेट का रोल इसमें। डॉक्टर साहब, आपके जो गुफ्तगू सुनते हुए ये लग रहा है कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हम इंतज़ार में हैं दहाइयों से कि ये मामलात कैसे और कब हल हों। लेकिन एडहॉक बेसिस पे हमने कभी आईपीपीस पे काम किया है, कभी फिर सोलर के मामलात पर, और आज हम खड़े हैं कि अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बिजली बना रहे हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा है, और फिर कैपेसिटी पेमेंट्स अलग कर रहे हैं और फिक्स चार्जेस घरेलू सार्फिन पर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब, माहिर मौशियात, हमारे साथ मौजूद थे। बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है इस वक्त के। वर्ल्ड कप का आगाज़ हो गया और पाकिस्तान ने
साफ तौर पर यह इनकार कर दिया कि पाकिस्तान भारत के ख़िलाफ़ अपना मैच जो इब्तदाई मैच है वो नहीं खेलेंगे, और उसके बाद आईसीसी के लिए एक बहुत बड़ा माली नुकसान है। बाकायदा तौर पर श्रीलंका की जानिब से भी कहा गया कि फ़ैसले पर नज़रसानी की जाए। आईसीसी के नुमाइंदगान इस पर पाकिस्तान में मौजूद हैं, मुलाकात हो रही है, क्या ऐलान होते हैं, क्या फ़ैसले होते हैं, ये तो अगले आने वाला वक्त बताएंगे चंद घंटे। लेकिन एक मामला बड़ा अहम है कि पाकिस्तान ने अपनी जो स्ट्रेंथ है, अपना आप है, वो बताया है कि हम कहाँ खड़े हैं। अब दो चार बड़े एक अहम इश्यूज़ हैं। एक, पाकिस्तान को जो मिलने वाला रेवेन्यू है, क्या वो पाकिस्तान उस मामले में बेहतर करवा सकता है। पाकिस्तान के साथ कोई सीरीज़ जो है वो भारत की जानिब से नहीं खेली जाती, टेस्ट सीरीज़ की बात कर रहे हैं। क्या टेस्ट सीरीज़ के ऊपर कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि कोई बायलैटरल सीरीज़ हो जाए, टेस्ट सीरीज़ हो जाए, क्या फ़ैसले होते हैं। और पाकिस्तान जो इस वक्त एक बड़ा प्लेयर है, बांग्लादेश को तो आईसीसी और बीसीसीआई ने मिलकर जिस तरह से वर्ल्ड कप से हटाया, पाकिस्तान को हटाना उनके लिए मुमकिन नहीं था। पूरा वर्ल्ड कप कहा जाए तो एक फीका हो जाता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्पोर्ट्स तज्जियाकार, क्रिकेट एक्सपर्ट भट्टी साहब। बहुत शुक्रिया हमारे भट्टी साहब आपके वक्त का। भट्टी साहब, पाकिस्तान और भारत का मैच होगा या नहीं होगा ये तो फैसला भी सामने आ जाता है, लेकिन जो मैं इब्तिदा में अर्ज़ कर रहा था कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ और पाकिस्तान क्रिकेट की जो एक वर्थ है वो नज़र आ रही है अब पूरी दुनिया में कि जो पाकिस्तान ने फैसला किया है, पूरा टूर्नामेंट और आईसीसी वो हिल के रह गया है। जी हाँ मुदस्सिर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने शो में इनवाइट किया। देखें, इंडियन मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट की तो कोई हैसियत ही नहीं है, पाकिस्तान ने खुद कुछ हमला कर लिया है और पाकिस्तान क्रिकेट पे पाबंदी लगने जा रही है। लेकिन देखें, मोहसिन नकवी साहब ने, आप सितंबर में अगर 3-4 महीने पीछे चले जाएं, एशिया कप में जब ट्रॉफी का इशू आया तो ट्रॉफी जब लेने नहीं आई भारतीय टीम, तो आज तक एशिया कप तो जीत गया भारत, लेकिन ट्रॉफी नहीं मिली। अब ये इतना बड़ा स्टेप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन्वॉल्व हो गई। देखिए, आईसीसी का जो कानून है उसमें एक क्लॉज है फोर्स मेजोर की, तो उस क्लॉज के मुताबिक अगर किसी भी मुल्क की हुकूमत उस टीम को मना कर दे, जिस तरह बांग्लादेश की हुकूमत ने अभी मना किया कि आपके लिए वहां जाना ठीक नहीं है, चाहे वो सिक्योरिटी रीजन हो चाहे कोई भी रीजन हो, लेकिन अगर गवर्नमेंट मना कर दे, ये फीफा नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, तो फोर्स मेजोर के लॉ के तहत पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जिस दानिशमंदी के साथ पाकिस्तान क्रिकेट के कार्ड्स को खेला है, आप देखें, आईसीसी के जो वाइस प्रेसिडेंट है उस्मान, वो इमरान ख्वाजा, वो लाहौर पहुंचे अब से चंद घंटे पहले। बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट है अमीनुल इस्लाम, देखिए बांग्लादेश के साथ जो आईसीसी ने किया, पाकिस्तान, आपने जो 2-3 नुकात बताए, बिल्कुल ऐसा ही पाकिस्तान चाहता है कि उसका रेवेन्यू जो है, जो तकरीबन साल में $36 मिलियन पाकिस्तान को जो आईसीसी की टोटल आमदनी है उसमें से $36 मिलियन पाकिस्तान को मिलता है, जबकि भारत को मिलता है $120 मिलियन। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को भी इतना ही बड़ा अमाउंट मिलता है। तो पाकिस्तान का कहना है कि हम जिसकी वजह से, हमारी वजह से रेवेन्यू आता है इंडिया से मैच खेलने के बाद, तो हमें तो आप छोटा सा अमाउंट दे रहे हैं, भारत को इतना बड़ा अमाउंट दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को आप जो बिग 3 के 3 मुल्क हैं उनके पास बड़ी रकम जा रही है। एक तो ये पैसों का मसला, दूसरा बिल्कुल बायलैटरल सीरीज, फिर हैंडशेक की भी पाकिस्तान ने यकीनी तौर पर बात की होगी या करेगा कि क्रिकेट में कोई कानून नहीं है कि आप हाथ मिलाएं, लेकिन जब आप जेंटलमैन्स गेम कहते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं, तो हाथ भी मिलाना चाहिए। नफरतों के साथ क्रिकेट नहीं चलती। मैं तो अभी एशिया कप में दुबई में मौजूद था, जिस तरह सूर्या कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मुदस्सिर साहब, लग रहा था कि कोई बीजेपी का रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। फिर पाकिस्तान का एक और जो अब नुक्ता है वो बांग्लादेश के, चूंकि सॉलिडेरिटी में शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि हम अपने पड़ोसी मुल्क, अपने दोस्त मुल्क के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का ये भी कहना है कि बांग्लादेश ने टूर्नामेंट में तो पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन पार्टिसिपेटिंग अमाउंट जो है वो बांग्लादेश को मिलना चाहिए, उससे महरूम नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान बहुत इंटेलिजेंट तरीके से, दानिशमंदी से अपने कार्ड खेलता हुआ आगे बढ़ रहा है। और मुझे उम्मीद है साहब, आपने अभी जब स्टार्ट ही बात की है वो इंडियन मीडिया के हवाले से, बट साहब आप कर रहे थे
कि इंडियन मीडिया ये बात कर रहे थे, इंडियन मीडिया, बीसीसीआई, वहाँ के करता धरता अब इस चीज़ से सबक सीख लेंगे कि पाकिस्तान को जिस तरह से पुश बैक करने की कोशिश की गई है वो उनकी क्रिकेट के लिए और इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, दोनों के लिए नुकसानदेह होगा। देखिए, नुकसानदेह बिल्कुल है, लेकिन भारत में कुछ अच्छे सहाफी भी हैं, लेकिन वो लोग जो सोशल मीडिया पर या हम टिकटॉक वगैरह पे देख रहे होते हैं, वो उनके माउथ पीस है बीसीसीआई के। एक का तो जिक्र कल, मैं तो उसका कद बढ़ाना नहीं चाहता, हमारा दोस्त भी है तो उसका नाम नहीं लेना चाहता, कल पीसीबी ने मीडिया रिलीज में भी उसका जिक्र किया। देखें, आप जो कि मुदस्सिर भाई पॉलिटिकल शो करते हैं, आप देखें कि जब जंग हुई मई में, तो उस वक्त भी भारत का मीडिया इसी तरह उछल कूद कर रहा था, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा था। क्रिकेट में भी यही कुछ हो रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हमें नजर आ रही है। आप देखिएगा कि हमने ये जो एक थ्रेड की है बॉयकॉट की, इसके पाकिस्तान क्रिकेट को अच्छे नताइज मिलेंगे। और हमारे लिए इस वक्त पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पाकिस्तान की प्राइड इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल में ये सारी लड़ाई जो है बांग्लादेश के लिए तो हमने लड़ी, लेकिन पाकिस्तान की प्राइड की भी हम बात कर रहे हैं कि जब आप हमसे हाथ नहीं मिलाते तो आप हमारे साथ मैच क्यों खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आप देखिएगा अगले 24 घंटे या 48 घंटे में इस पूरी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आएगा और पाकिस्तान क्रिकेट को एक अच्छा ब्रेक थ्रू मिलेगा। अच्छा, बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी ये भी इंटरनेशनली भी कि पाकिस्तान जो है वो एक कमज़ोर इस वक्त पोजीशन पर आ जाएगा अगर ये इस किस्म का फ़ैसला होता है। फ़ैसला कर लिया गया। अब जो सिचुएशन है कि आईसीसी के वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर हैं, पाकिस्तान के लिए बातचीत होना और उसके बाद पाकिस्तान का फ़ैसला। पाकिस्तान इस वक्त क्या वाकई हम कहेंगे मॉरली भी ग्राउंड जो उनका है वो मजबूत पोजीशन में है, या अभी भी किसी तरह की पाकिस्तान के लिए कोई थ्रेट हो सकता है आईसीसी की तरफ से अगर ये फैसला पाकिस्तान तब्दील नहीं करता? देखिए मुदस्सिर साहब, अब से तकरीबन 1.5-2 हफ्ते पहले जब बांग्लादेश के मामले पर आईसीसी बोर्ड मीटिंग में वोटिंग करवाई गई, तो 15 में से 14 मुल्कों ने बांग्लादेश के खिलाफ वोट दिया, एक वोट पाकिस्तान के ने दिया बांग्लादेश के फेवर में। तो आईसीसी बोर्ड में मेजॉरिटी जो थी वो बांग्लादेश के खिलाफ थी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की अपनी पॉपुलैरिटी और पाकिस्तान क्रिकेट की इम्पोर्टेंस आप देखें कि वो मुल्क जिसके पास इतनी बड़ी हिमायत नहीं है, सिर्फ बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है या पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन इस जो अगले इतवार को 15 तारीख को होने वाले मैच के लिए बांग्लादेश के प्रेसिडेंट को तो आना पड़ा पाकिस्तान, लेकिन आप देखें कि आईसीसी के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं इमरान ख्वाजा, वो उड़कर लाहौर पहुंचे और पाकिस्तान के साथ मुलाकात कर रहे हैं। बल्कि मुझे तो ये भी इत्तलात हैं कि आईसीसी के जो सीईओ हैं संजोग गुप्ता, चूंकि वो इंडियन हैं, शायद वीजे का इशू हो सकता है, तो उन्होंने भी जूम पर पीसीबी के लोगों के साथ, मोहसिन नकवी के साथ मीटिंग की है। तो मामला बहुत दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट की अहमियत जो है वर्ल्ड क्रिकेट इग्नोर नहीं कर सकता। तकरीबन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इसमें थोड़ा सा कमी बेशी हो सकती है। 500 मिलियन डॉलर की रकम इन्वॉल्व है पाकिस्तान इंडिया मैच के लिए, जिसमें ब्रॉडकास्टर का पैसा है, स्पॉन्सर्स का पैसा है, प्लस होटलिंग में बहुत बड़ी श्रीलंका कह रहा है कि हमारी तो पूरी मार्केट जो टूरिज्म इंडस्ट्री की है वो तबाह हो गई है। जहाज लोगों ने बुक कराए हैं, चार्टर्ड प्लेन्स पर लोगों ने कोलंबो आना था, तो तकरीबन 500 मिलियन डॉलर इन्वॉल्व है। इसीलिए आईसीसी जो है वो बैकफुट पे आ गया। तो आप देखिएगा आईसीसी भी परेशान है और यकीनी तौर पर पाकिस्तान की अहमियत का अंदाज़ा भी इंटरनेशनल क्रिकेट में हो रहा है। बहुत शुक्रिया माजिद भट्टी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। वर्ल्ड कप चलता रहेगा, के तज्ज़िये और तबसरे भी जारी और सारी रहेंगे। लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन, बो काटा किसी दौर में ये बेमानी सा नारा पंजाब के सारे मानी अपने अंदर समोए हुए था। ये नारा मस्ताना जब पंजाब की फ़ज़ाओं में गूंजता था तो रुत मस्तानी हो जाती थी। पीली पीली सरसों की महक से धरती सुहानी हो जाती थी। फिर ये रंग, ये अंग हमसे रूठ गया। कान तरस गए थे इस नारे को सुनने के लिए। और फिर लगभग 25 बरस बाद अब ये सदा लाहौर की हर छत से, हर चौबारे से पूरी गूंज के साथ उठी है। जिंदाबाद लाहौर, जिंदाबाद पाकिस्तान। 3 दिन शहर लाहौर के वासियों ने और मुल्क के चप्पे चप्पे से आने वाले सयाहों ने मुकम्मल नज़्म व ज़ब्त से बसंत मनाकर दिखा दिया कि यह कौम मेले ठेले चाहती है और उनको मनाना जानती है।
बसंत के कामयाब इनकाद बल्कि वापसी पर हर लाहौरी को मुबारकबाद, हर पाकिस्तानी को मुबारकबाद। इंतज़ामिया और पंजाब हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। बस अब यही उमंग है, यही रंग हर सू फैलें। कराची, रावलपिंडी, पिशावर, कोयटा की फ़ज़ाएँ अपने रिवायती त्योहारों से महक उठें। आप जानते हैं कि मेला ठेला फ़न सकाफ़त क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये समाज की बुनियादी ज़रूरत है। जहाँ मेले ठेले त्यौहार होते हैं, इत्तदाल होता है, और जिस माहौल से ये निकल जाएं वहाँ इंतहा पसंदी सरायत कर जाती है। मुदस्सर इकबाल को इस उम्मीद, इस दुआ, इस तवक्को के साथ इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए हर दिन और हर रात खूबसूरत हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।